इलेक्ट्रिक सेल, आप शायद सभी जानते होंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से आप रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और जब ये रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उस वक्त सेल से हम जो भी सर्किट कनेक्ट कर देंगे उसमें करंट का फ्लो लगातार बना रहेगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बिना रुके कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करवाती रहती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है। कैसे करती है और ये कैसे पॉसिबल हो जाता है ये अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले एक लाइन पे इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या बताया हमने, आपने सुना ध्यान से, और अगर सुना है तो नोट कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को अनवरत बनाए रखती है। अनवरत मतलब बिना रुके, विदाउट एनी ब्रेकिंग, विदाउट एनी स्टॉपेज, कॉन्टिन्यूअसली फ्लो बनाए रखती है। तो सबसे पहले हम वैद्युत सेल को डिफाइन करेंगे कि आखिर वैद्युत सेल होता क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति जिसे आप अंग्रेजी में डिवाइस कहते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है ओके, देखिए वैद्युत सेल के बारे में हमने लिखा है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह अनवरत बनाए रखती है। ये है इलेक्ट्रिकल सेल। आप याद रखिए, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। Electrical cell converts chemical energy into electrical energy, the main function. Chemical energy converted to electrical energy. ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसीलिए इसको हम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कहते हैं। तो किसी के पूछे जाने पर दैट व्हाट इज द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब में आप बोल सकते हैं। What is the common source of electrical energy? The answer is electric cell. वैद्युत ऊर्जा का सोर्स क्या है? वैद्युत ऊर्जा का सोर्स सेल है, बैटरी है। कैसे करती है ये काम? ये कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। आप भी देखिए, नोट हो गया? ओके, देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं एक सेल आपको बना के दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, एक टेम्पोरेरी सेल है। देखिए इसमें हमने एक पॉट ले लिया है और इस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, एक घोल भर देंगे। किस चीज़ का घोल भर देंगे? यहाँ पर हमने मान लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, मान लिया हमने कि यहाँ हमने घोल भर दिया H2SO4 का। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं आप इसको, H2SO4। अच्छा, अगर ये H2SO4 का हमने इसमें घोल भर दिया है, इसके बाद और इसको ना, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पहले भी ये नाम कई बार आ चुका है। इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं हिंदी में वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। तो हर सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। इसमें हमने मान लिया कौन से इलेक्ट्रोलाइट का यूज हमने किया है, H2SO4 का। ओके, अच्छा, इसके बाद इसमें हमने दो मेटल प्लेट्स लगाई हैं। एक मेटल प्लेट हमने लगाई है और इसमें ऊपर बढ़िया ऐसा एक स्क्रू लगा रहेगा, तार को इसमें से बांध करके उसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया है इसको कॉपर का। कॉपर की एक रॉड हमने लगा दी, डुबा दिया इस पे। आप और अंदर तक इसको डुबा सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी भी रॉड यहां पर हम लगाएंगे, एक और मेटल प्लेट। इस पे भी वही अरेंजमेंट रहेगा ताकि वायर इसमें टाइट से कसी जा सके। इसको हमने लिया है जिंक का, कॉपर का रॉड ये लिया है और एक साइड हमने किसकी रॉड डाल दी है, जिंक की। आप सभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं और सबने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है, पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि कॉपर और जिंक में कौन ऊपर रहता है, कौन नीचे। बताइए कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा? जिंक ऊपर रहता है और कॉपर। सो इट इज क्लियर दैट जिंक इज वेरी वेरी एक्टिव कंपेयर टू कॉपर। जो जिंक होगा वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव रहेगा क्योंकि इसका स्थान केमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं ना आप उसको। ओके, तो ये दो मेटल प्लेट्स हमने इस पे लगा दिया। अब आपने जब हाइड्रोजन सल्फेट का या जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसका आप घोल बनाएंगे, वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो आप तो जानते ही हैं जैसे वाटर के साथ सॉल्यूशन इसका बनाएंगे तो ये
दो प्रकार के आयनों में डिवाइड हो जाएगा। समझते हैं आप कौन कौन से आयनों में डिवाइड हो जाएगा वो? तो ये डिवाइड हो जाएगा H2SO4, जैसे ही इसका आपने वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बनाया, ये दो प्रकार के आयन्स में डिवाइड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा सल्फेट आयन। समझ रहे हैं आप? तो आपने इसका सॉल्यूशन बनाया इस पे, और इसका सॉल्यूशन बना करके इस पे डाल दिया। जैसे ही आपने किया, मैं यहाँ का ये सॉल्यूशन हटा देता हूँ, क्योंकि प्लेट के भीतर तो सॉल्यूशन भर नहीं जाएगा ना आप जब ये प्लेट डालोगे या रॉड डालोगे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे बताने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन सल्फेट का यहां पर सॉल्यूशन बनाया सल्फ्यूरिक एसिड का, तुरंत क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भीतर क्या है, ये जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन आयन भी हैं और इसके भीतर सल्फेट आयन भी हैं। ठीक है, मैं कहीं पर बना लेता हूं इसको, हाइड्रोजन आयन भी है और इसके भीतर ऐसा सल्फेट आयन भी है, और एक एक थोड़ी है, बहुत सारे होंगे। हाइड्रोजन सल्फेट का आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन क्या एक ही एक होगा केवल? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे मात्रा में होंगे यहाँ पर। ओके, अब ये जो जिंक है, जैसे आपने देखा दोनों रॉड्स पड़ी हुई हैं, तो ये जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक, देखो जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट भी बना सकता है, और सल्फेट कॉपर के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट भी बना सकता है। समझ आ रही बात हमारी? फिर से, इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट भी बना सकता है, और ये सल्फेट आयन कॉपर के साथ मिलकर के कॉपर आयन कॉपर सल्फेट भी बना सकता है। लेकिन क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया और आप जानते भी हैं कि इन दोनों में रिएक्टिव कौन सबसे ज्यादा है, जिंक रिएक्टिव है, इसलिए जो सल्फेट होगा वो कॉपर के साथ नहीं, कॉपर के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बनाना कम पसंद करेगा, लेकिन जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाना उसको ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज जिंक इज वेरी वेरी रिएक्टिव कंपेयर्ड टू द कॉपर। समझ आया आपको? फिर से एक बार, सल्फेट कॉपर के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है, और सल्फेट जिंक के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट भी बना सकता है, लेकिन फिर भी सल्फेट किसके साथ मिलेगा और किसके साथ उसका सल्फेट बनाना पसंद करेगा? कॉपर सल्फेट बनाना पसंद करेगा या जिंक सल्फेट? जिंक सल्फेट बनाना पसंद करेगा। और अब आप जान भी गए ऐसा क्यों होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सल्फेट किसकी तरफ चलना शुरू करेगा? टुवर्ड्स कॉपर और टुवर्ड्स जिंक। किसके साथ मिलकर इसको सल्फेट बनाना है? जिंक के साथ। तो ये किसकी तरफ चलना शुरू करेगा? जिंक की तरफ धीरे धीरे ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेगा और ये चलते चलते यहां पहुंचेगा। जब इसके नजदीक पहुंचेगा और जिंक के साथ मिलकर ये क्या बनाना चाहता है? जिंक सल्फेट बनाना चाहता है। तो ऐसे कैसे बनेगा? जिंक के तो यहां एटम्स हैं, जिंक के इसके पास ये जिंक रॉड आपने लगाई है, इसके पास जिंक के क्या है? एटम्स। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ही सल्फेट यहां पहुंचा, जिंक को सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाना है। तो ऐसे तो बना नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट के पास डबल नेगेटिव चार्ज है और ये तो जिंक के एटम्स हैं इसके पास। अगर सल्फेट को जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाना है तो जिंक के पास क्या होना चाहिए? डबल पॉजिटिव चार्ज। कुछ समझ में आ रही बात आपको?
देखो गौर से समझिए, इसके पास सल्फेट के पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्जेस। अब ये सल्फेट जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट तभी बना पाएगा जब जिंक के पास डबल पॉजिटिव चार्ज हो। जिंक के पास डबल पॉजिटिव होंगे, सल्फेट के पास डबल नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलकर जिंक सल्फेट बना सकते हैं। लेकिन जब तक जिंक के पास डबल पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे तब तक तो जिंक सल्फेट नहीं बनेगा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? तो अगर जिंक को सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाना है तो जरूरी क्या है? क्या जिंक का पूरा एक एटम सल्फेट आयन के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेगा? जिंक का पूरा एक एटम की मैं बात कर रहा हूं, सल्फेट आयन के साथ मिलेगा तो क्या ये जिंक सल्फेट बना लेगा? आंसर इज नो। उसके लिए जिंक को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले जिंक को डबल पॉजिटिव चार्ज बनना पड़ेगा। जब जिंक डबल पॉजिटिव चार्ज बनेगा फिर सल्फेट के डबल नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेगा। अब जिंक का एटम है इसके पास, जिंक डबल पॉजिटिव कैसे बन सकता है? कोई भी मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे हो सकता है? इसको आपको प्लस चार्ज बनाना है। बताइए क्या करेंगे आप? आपके पास दो तरीके हैं, या तो 2 प्लस ला के इसमें डाल दो, और या तो ये खुद अपने आप 2 नेगेटिव यहां से निकाल दे, तो ये 2 पॉजिटिव बन सकता है। अब जिंक को डबल पॉजिटिव बनना है क्योंकि उसके पहले तक सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट नहीं बना सकता। तो ये क्या करेगा? आंसर है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? अगर इससे निकल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? जिंक डबल प्लस बन जाएगा, और उसके बाद ये एबल होगा सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाने के लिए। तो आप जानते हैं जैसे ही ये सल्फेट इसके नजदीक यहां पहुंचा, ये जिंक का क्या काम होगा? जिंक का एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा, इसी प्लेट पर छोड़ देगा, और क्या करेगा? जिंक डबल प्लस बन जाएगा, और डबल प्लस बनने के बाद वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा। तो जिंक क्या करेगा? जिंक करेगा ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से बाहर निकाल देगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा फिर ये डबल प्लस बन जाएगा। समझ आया? तो जैसे ही इसने देखा कि दीवार के बाहर एक सल्फेट आयन आया हमारे पास, तो ये तुरंत क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेट पर ही छोड़ देगा, और जिंक डबल प्लस जो बना वो सल्फेट के पास आकर रिएक्ट कर लेगा। इस तरीके से जिंक का डबल प्लस सल्फेट के डबल निगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ZnSO4। लेकिन उसके पहले इसने क्या किया? आपको एक्टिविटी पता चली कि जिंक ने क्या किया? अपनी प्लेट पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ आया। अगर वो अपनी प्लेट पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ आया, इसका मतलब इस प्लेट पर कितने नेगेटिव चार्ज आ गए? 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, और अपना बाहर निकल के आ गया। समझ आया? जैसे आपके घर के बाहर आपका कोई दोस्त आता है बुलाने, चलो क्रिकेट खेलना है आज, या चलो वहां चलना है आज, फिर आप क्या करते हो? घर वाले कपड़े वहीं छोड़ देते हो और तुम बाहर निकल आते हो दूसरे कपड़े पहन करके। समझ रहे हैं? वही तो जिंक ने किया कि एक सल्फेट को इसने देखा, 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत उसने वहीं छोड़े और अपना बाहर आ गया, सल्फेट से रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। ठीक है, ऐसा रिएक्शन कहां पर हुआ? जिंक की प्लेट पर ये रिएक्शन हुए। अब ये बताइए, क्या इस पूरे सॉल्यूशन में एक ही सल्फेट है? बहुत सारे सल्फेट आयंस होंगे। अगर बहुत सारे सल्फेट आयंस होंगे तो बहुत सारे सल्फेट आयंस जिंक के पास पहुंचेंगे। बहुत सारे सल्फेट आयन जिंक के पास पहुंचेंगे तो बहुत सारे जिंक जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़कर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेंगे। इस तरह से जिंक की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा?
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिंक पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ते चला जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर आ गए। एक तो रिएक्शन ये हुआ। क्या आपको जिंक की प्लेट पर क्या रिएक्शन हुआ ये समझ पाए आप? ठीक है, ओके। अब कॉपर वाले में देखो क्या होता है। दूसरा आयन इसके भीतर कौन बचा? देखो सल्फेट तो बिजी हो गया क्या करने में, जिंक को निकालेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन वहीं छुड़वा देगा, जिंक निकालेगा, रिएक्ट करेगा। सल्फेट तो इस काम में बिजी हो गया। पूरे सॉल्यूशन का जो सल्फेट होगा, पूरे घोल का जो सल्फेट होगा, चाहे वो सल्फेट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां पर, यहां कहीं पर भी बैठा हो, वो सल्फेट, जितना भी सल्फेट होगा सब का सब चल चल के कितना भी लंबा रास्ता उसको तय क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कहां पहुंचना चाहेगा? वो जिंक के पास पहुंचेगा। अगर यहां होगा तो यहां से ही जिंक के पास पहुंच जाएगा। अगर यहां इतनी दूर जो सल्फेट आयन हो वो भी तो वहां पहुंचेगा चल करके। तो सल्फेट आयन ऐसा चलना शुरू कर देगा। सल्फेट आयन का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ होना स्टार्ट हो गया। अब इस घोल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के भीतर एक प्रकार का आयन और बचा। कौन सा एक प्रकार का आयन बचा बताइए? इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन बचा? सल्फेट बिजी हो गया। सल्फेट के अलावा दूसरा कौन सा आयन है? हाँ जी, हाइड्रोजन आयन। अरे H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, उसके पास 2 आयन है कि नहीं है? आप भूल जाते हो इतनी जल्दी। सल्फेट आयन क्या करने में बिजी हो गया? जिंक से रिएक्शन करने में व्यस्त हो गया वो तो। अब इसके पास दूसरा आयन कौन सा बचा? हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? तो आंसर है वो हाइड्रोजन आयन। अब जब सल्फेट इधर जाने लगे तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन इस प्लेट के पास आएगा, कॉपर के पास। समझ आ रहा है आपको? अगर और ये जैसे ही कॉपर के पास आएगा, इसके पास क्या है? 2+ चार्ज। अगर इसके पास 2+ चार्ज हैं और ये यहां पर आ गया, तो ये 2 हाइड्रोजन आयन के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये न्यूट्रलाइज होने के लिए इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या न्यूट्रलाइज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा अभी। इसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और उसको न्यूट्रल बनाना है तो उसमें से और इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें बाहर, या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दें। धनावेशित है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। तो हाइड्रोजन के पास 2 पॉजिटिव आयन है। ये कॉपर के रॉड जो है इसके पास आएगा और कॉपर की रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऐसे, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। आप देखो 2 हाइड्रोजन आयन है, अगर कहीं से इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का जुगाड़ हो जाए, कहीं से भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ हो जाए, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्जेस, हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और ये क्या बना लेगी? हाइड्रोजन गैस। और गैस बनकर के क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी ऊपर। समझ आया? तो ये हाइड्रोजन आयन ने क्या किया? हाइड्रोजन आयन ने किया कि ये कॉपर के पास आई, और जैसे ही कॉपर के पास आई इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इसके कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को किसने दिए? कॉपर ने दिए कि नहीं दिए? अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने दिए, ये कॉपर है, इससे ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए दूसरे को, यानी कि इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसके पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया? तो कॉपर की रॉड के पास किस प्रकार का चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए, समझ आया आपको? अब फिर से बताइए, घोल के अंदर एक हाइड्रोजन आयन होगा या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। तो
बहुत सारे होंगे तो सब आकर और कॉपर से 2-2 इलेक्ट्रॉन मांगते चले जाएंगे, और ये इतना उदार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने सबको देता रहेगा। अब अगर ये हर बार 2 इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि इसके पास क्या बचेगा, बहुत सारे प्लस हो जाएंगे। तो कॉपर के पास बहुत सारे क्या हो गए, कॉपर के पास बहुत सारे प्लस हो गए। इस तरह से देखिए, समझ आया। और घोल का हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है, कॉपर की तरफ हो रहा है। सल्फेट आयन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये कुछ रिएक्शंस हुई, और रिएक्शन होने के बाद हमने देखा क्या इस रॉड के पास किस चीज की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स की। इस रॉड के पास किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की, और इसके पास किसकी अधिकता है, पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे क्या जमा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हो गए। अब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेट टारगेट पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या करना चाहता है, मिलकर अपने आप को उदासीन कर लेना चाहता है। लेकिन अभी इसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा होते गए। अब आप बेटा खुद सोचिए, अगर एक आप कंडक्टर लेते हैं और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा करते जाओ, खूब सारे इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब अगर इतने इस कंडक्टर के भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपने जमा कर दिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिए, तो वो सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, प्रतिकर्षण। वेरी गुड। सोचो ना, एक कंडक्टर के भीतर ऐसा 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 1 लाख इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो वो सब आपस में क्या कर रहे होंगे, आपस में वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दूसरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता, क्या करता है, रिपेल करता है। इसलिए इसके भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करके करना क्या चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं। आकर्षित होते तो नजदीक आना चाहते, लेकिन ये तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो प्रतिकर्षित होकर क्या करना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं। लेकिन दूर जाएंगे कहां, बहुत ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो ये आकर के यहां तक आ जाएंगे, बिल्कुल इसके सरफेस तक आ जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा सकते। क्यों, बिकॉज above this surface there is a air, and air is a very good insulator of electricity. This is a bad conductor of electricity. तो ये अपने अंदर से चार्जेस को जाने नहीं देगी। इसलिए जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो सकता है यहां तक आ सकते हैं। ये पॉजिटिव से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया हुआ है। इसलिए अगर इनका बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब बहुत भर जाएंगे तो यहां सर तक चढ़ जाएंगे इसके, बस इसके आगे इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोचो जरा, इसके पास क्या आ चुका है, बहुत सारा पॉजिटिव, इसके पास क्या आ चुका है, बहुत सारा नेगेटिव। एक सिरा बहुत हाई पोटेंशियल पर पॉजिटिव हो चुका है, एक सिरे का पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में एक विभवांतर तो बहुत सारा पैदा हो गया है। आप सोचो, किसी चीज का एक सिरा पॉजिटिव हो जाए, एक सिरा नेगेटिव हो जाए, तो बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट कर चुके हैं हम। तो केवल आप घोल भरेंगे, घोल भरने के बाद एक कॉपर और एक जिंक रॉड डालेंगे, जैसे ही डालेंगे इतनी एक्टिविटी तो तुरंत उसमें हो जाएगी। इतनी एक्टिविटी होने का मतलब है अब इन दोनों के बीच बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न हो चुका है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो चुका है। अगर आप जरा सा भी इसको रास्ता दे दो कि जाओ तुम चले जाओ बह करके, तो क्योंकि इसका इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इनका इतना ज्यादा प्रतिकर्षण है
कि आपने जरा सा रास्ता दिया नहीं कि ये बड़ी जोर से चल के आएंगे, इधर की तरफ आना शुरू करेंगे प्लस पे, और जब बहुत जोर से चल के आएंगे तो उसके बीच में हम अपना पंखा लगा देंगे, अपना पंखा लगा देंगे। अब ये हमने एक रास्ता दिया और बीच में हमने लगा दिया फैन। जैसे ही हमने इसको रास्ता दिया चलने का, यहां के इलेक्ट्रॉन वैसे भी इस पे पास जाना चाहते थे, रास्ता ही नहीं मिल रहा था इनको, पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो ही चुका है, बड़ी तेजी से भाग के आना चाहेंगे। अब जैसे ये भाग के ऐसा आएंगे, ये हमारे पंखे को ऐसा घुमा देंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा पंखे पे धक्का मारेगा, उसको घुमाता जाएगा और हमारा पंखा ऐसा बड़ी जोर से चलना शुरू कर देगा। यही तो है बैटरी। बैटरी आप चार्ज करके रखते हो, तो इस समय क्या हो चुका है, इस समय आपकी सेल फुल क्या है, चार्ज है। बस मौका तो दीजिए इलेक्ट्रॉन को चलने का। आपने कसम से छोटा सा भी मौका दे दिया ना, इतनी तेज भागेगा वो। आप बीच में पंखा लगा दोगे, आपके पंखे को घुमा देगा। बीच में आप बल्ब लगा दोगे, इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे बल्ब के फिलामेंट में से कि बल्ब के फिलामेंट को गर्म कर देंगे। गर्म होकर फिलामेंट चमकने लगेगा, चमकने लगेगा, बल्ब जलेगा। तो जो चीज आप इसके बीच में लगा दोगे, आप इसके बीच में टेलीविजन लगा दीजिए, तो जब आप टेलीविजन लगा दोगे तो वो इतनी जोर से उसके अंदर से आएगा कि टेलीविजन को चला देगा। आप जो कुछ यहां लगा दोगे बीच में इन दोनों के, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा और दौड़ करके उस मशीन को क्या कर देगा, चला देगा। इतनी ताकत इसके पास आ चुकी है। तो हमने क्या किया, हमने रास्ता दिया कि दौड़ो, दे देते हैं रास्ता, बहुत जोर से भर गया ये, इसको रास्ता दे ही दो, नहीं तो उफान मार जाएगा। यहां पर हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ये देखिए, और इसके साथ आप चाहें एक स्विच लगा सकते हैं, छोटा सा स्विच लगा लो, आसानी रहेगी। नहीं तो जितनी देर आप जोड़े रहोगे उतनी देर करंट बहती ही रहेगी। आपको जरूरत हो ना हो टीवी चलता रहेगा, आपको जरूरत हो ना हो पंखा चलता रहेगा, आपको जरूरत नहीं है बल्ब फिर भी जल रहा है, इसलिए स्विच जरूर लगा लें। तो ये हमने एक स्विच लगा दिया और ये हमने क्या लगा दिया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया। समझ आया आपको? अब क्या होगा, आप स्विच अगर ऑन नहीं करेंगे, ऑफ रखा है, ऑफ कैसे रखेंगे बताइए, कि लगाएंगे तो हमारा सर्किट ऑन होगा या कि हटा देने से सर्किट ऑन होगा, कि हटाने से सर्किट ऑन हो जाएगा, ऑफ रहेगा क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, कि लगाने से सर्किट ऑन हो जाएगा। अभी हमने इसकी की हटा दी, देखिए हटा दी, सर्किट कैसा है, ऑफ। इलेक्ट्रॉन बहुत भरभराए हैं जाने के लिए पर जा नहीं पा रहे हैं। हमने क्या किया, की लगाया। जैसे ही की लगाया, यहां से कौन चला, इलेक्ट्रॉन ऐसा चले और देखो ऐसे। ध्यान रखिएगा, ये एरो मैं किसके लिए बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए ये एरो मैं बना रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन आएगा पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में क्योंकि हमने रेसिस्टेंस लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें बड़ी जोर से दौड़ेगा तो जो चीज होगी उसको वो चला देगा। ये हमारा मेन फंक्शन था, और इसके बाद पॉजिटिव के साथ मिल गया। तो सेल के अंदर ये जो केमिकल पड़ा हुआ है, लगातार इसमें ये रिएक्शंस होती रहती हैं, लगातार ये प्लस और ये माइनस बना रहता है, समझ रहे हैं आप, बनता रहता है, और लगातार इससे ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहता है। और जब इसमें बने हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर सेल डिस्चार्ज हो जाएगी। आपको फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो जब आप चार्ज करोगे, फिर ये सारी रिएक्शंस उल्टी तरफ से होंगी। ये सारी रिएक्शन क्या होने लगेंगी, सारी रिएक्शंस उल्टा होने लगेंगी। जैसे जिंक सल्फेट बन गया है, तो जिंक सल्फेट में फिर से क्या शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनना, सल्फ्यूरिक एसिड बनना। ये सारी रिएक्शंस उल्टी डायरेक्शन पे होकर के फिर से ऐसे ही सेल बन जाएंगी जैसे शुरुआत में थी, और फिर से तैयार हो जाएंगी आपको एनर्जी देने के लिए। तो ये चीज यहां पर होती है। इस पे एक चीज मैं बताऊं, ये वाला जो रेसिस्टेंस हमने लगाया है, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है ये सेल के बाहर है, ये वाला प्रतिरोध सेल के बाहर है। अगर ये प्रतिरोध सेल के बाहर है
तो इसका हमने एक नाम रख दिया। हमने बोला आप टीवी लगाओ, आप मोबाइल चार्ज करो, आप पंखा चलाओ, आप बल्ब जलाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन क्योंकि वो वाला रेसिस्टेंस सेल के बाहर है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया बाह्य प्रतिरोध। क्या नाम रख दिया हमने? तो बाह्य प्रतिरोध बल्ब को कहेंगे, पंखे को कहेंगे, मोबाइल को बोलेंगे, किसको बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध? धारा के मार्ग में जो भी प्रतिरोध सेल के बाहर आएगा, चाहे फिर वो बल्ब हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, हर उस चीज को हम क्या बोल दिया करेंगे? बाह्य प्रतिरोध। तो ये जो रेसिस्टेंस है कैपिटल आर, ये बाह्य प्रतिरोध है, याद रखिएगा इसे। कैपिटल आर यहां पर क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, हिंदी में इसे बोला जाता है बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? अच्छा, एक चीज और बताइए, इसमें ये सेल तैयार है, आपकी एनर्जी दे रही है, आपको करंट फ्लो करने लगा। अब ये बताइए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टर्मिनल से निकलते हैं, ऐसा फ्लो होते हुए इस टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर। फिर से ये टर्मिनल कैसा हो गया है? आंसर है इस टर्मिनल का चार्ज नेगेटिव है, और ये टर्मिनल कैसा हो गया है? पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है। तो ये जो एक सेल है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये कौन सा टर्मिनल है? ये नेगेटिव टर्मिनल। होते हैं ना बैटरी में दो सेल, दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो उसमें से कॉपर वाला ये कौन सी रॉड बन गई है? पॉजिटिव टर्मिनल, और जिंक रॉड बन चुकी है नेगेटिव टर्मिनल। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर से किधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं बताइए? कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं या जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं सेल के बाहर। आपको एक फॉर्मूला याद होगा करंट का, I इज इक्वल टू माइनस NEA/VD। और जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया आपको, तो एक चीज बताई कि जो करंट होती है, ये माइनस निशान इस वजह से यहां पर आया है कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसके उल्टी दिशा में कौन चलेगा? करंट। ये पढ़ा था आपने। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से ऐसा कॉपर की तरफ जा रहे हैं, करंट किधर से किधर आएगी? उल्टी दिशा में, तो कॉपर से जिंक की तरफ आएगी। तो करंट की डायरेक्शन कहां पर है? अब मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हटा देते हैं यहां से हम, और ये काहे की डायरेक्शन हो गई? करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत चलना है ना बेटा इसको। ये हमने करंट की डायरेक्शन बना ली। देखिए, अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन चले थे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन जो करंट है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चलने की अपोजिट डायरेक्शन पे चलती है, इसलिए करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलने लगी। लेकिन याद रहे कहां पर? सेल के बाहर। ये हम सब कहां की बात कर रहे हैं? सेल के बाहर। तो बताइए, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और धारा किधर से किधर चलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। याद रहेगा आपको? देखो मैं लिखता हूं। अच्छा, आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के बाहर की बात करिए। सेल के बाहर करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, ये होगा। और सेल के बाहर करंट को फ्लो होने का कारण कौन है? करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है? आंसर है इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से। तो इस करंट का रीजन कौन है? इस करंट का रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा। तो सेल के बाहर करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगी, और इस करंट का रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब सेल के अंदर देखिए। सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल के भीतर तो ये इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, घोल पड़ा हुआ है। घोल में से जो SO4 है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो किधर से किधर जा रहा है? जिंक से कॉपर की ओर या कॉपर से जिंक की तरफ? कॉपर से जिंक की तरफ। और अभी हमने देखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज जिस तरफ चलता है उसके उल्टी दिशा में कौन फ्लो होता है? करंट। तो अब मुझे बताइए, सल्फेट कॉपर से जिंक की ओर जा रहा है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज के उल्टी दिशा में ही कौन गति करेगा? करंट। तो करंट किधर से किधर चलेगी? करंट Zn से कॉपर की ओर चलेगी। वेरी गुड। तो ये करंट का रास्ता है, देखिए। तो सेल के अंदर करंट आप देख रहे हैं किधर से किधर जा रही है? सेल के अंदर करंट जा रही है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इस करंट को फ्लो करने का किसको श्रेय जाता है? ये करंट किस चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है? आंसर है आयनों की वजह से फ्लो हो रही है। क्या सेल के भीतर घोल में इलेक्ट्रॉन चले? इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां बनेंगे और यहां से बन के यहां आ जाएंगे, बस उनका काम खत्म। घोल के भीतर अगर कोई चल सकता है, घोल के भीतर अगर कोई चलेगा तो वो या तो सल्फेट आयन होगा और या हाइड्रोजन आयन होगा। तो फिर से बताइए, सेल के भीतर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव। और सेल के भीतर करंट जो फ्लो हो रही है उसका रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स या आयंस? आयंस हैं। तो हम सेल के अंदर वाली बात लिख देते हैं। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। और सेल के भीतर इस करंट का रीजन कौन है? तो आंसर है सेल के भीतर इस करंट का रीजन है आयंस। इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ जहां पर कंडक्टर रहेगा वहीं तक मूवमेंट होगा उनका, इसके आगे उनका काम खत्म। समझ आ गया आपको? तो फिर से बताइए, सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इस करंट को बहाने का श्रेय किसको जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। सेल के भीतर करंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और इस करंट को फ्लो करने का श्रेय किसको जाएगा? आयंस को। यह बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज और, सेल के बाहर तो आपने देख लिया, एक प्रतिरोध पड़ा और उस प्रतिरोध का नाम आपने क्या रख दिया? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। और इसे हमेशा किस से मेंशन करेंगे? कैपिटल R से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहरी पथ में से चलते हैं तो रास्ते में ये अवरोध लगता है, और इसकी वजह से एक बाह्य प्रतिरोध हमने बनाया कैपिटल R। अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा,
घोल के भीतर में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन चलता है एक तरफ से दूसरी तरफ? या तो सल्फेट आयंस और या तो हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन माइनस से प्लस की तरफ आते रहते हैं और सल्फेट आयन इधर से उधर जाते रहते हैं लगातार। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट के भीतर आयंस एक स्थान से दूसरी ओर चलते रहते हैं। तो जब ये चलते हैं ना, तो ये जो घोल होता है, अब घोल पड़ा है यहां पर, उसमें ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, उसकी तुलना में सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा सल्फेट आयन, और उस सल्फेट आयन को एक घोल में से चल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। आप खुद सोचिए, आपको अगर मैं बोलूंगा कि ऐसा वायु में दौड़ लगाइए तो आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा पानी के अंदर जरा तालाब में जाइए और फिर उतनी ही तेज दौड़ लगा के दिखाइए, तो क्या आप उतनी तेज दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड, वो पानी आपके रास्ते पर क्या लगाएगा? अवरोध लगाएगा, और अवरोध की वजह से आप उतना तेज नहीं चल पाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, जब ये सल्फेट आयन एक साइड से दूसरी साइड चलते हैं तो ये जो घोल होता है ना, इनके रास्ते पर एक अवरोध लगाता है, क्योंकि ये लिक्विड है और सल्फेट आयन साइज में तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा रहता है। इस वजह से जब ये घोल के भीतर से चलता है तो घोल इसको चलने में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर घोल इसको चलने में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब आयनों के मार्ग में भी क्या लग रहा है? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्योंकि कहां पर है? सेल के बाहर की सेल के भीतर? सेल के भीतर। इसलिए इस प्रतिरोध का भी हमने एक नाम रखा, और हमने बोला कि क्योंकि ये प्रतिरोध सेल के अंदर है, इसलिए इसका नाम रहेगा आंतरिक प्रतिरोध। नहीं समझ में आया? क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध? किसको बोलेंगे? सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य आयनों के मार्ग पर एक अवरोध उत्पन्न करता है, और वैद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों के मार्ग पर उत्पन्न किए गए इस अवरोध को ही सेल का क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल के भीतर जो प्रतिरोध रहेगा उसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? क्योंकि कैपिटल आर तो हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए बुक कर चुके थे, इसलिए इसके लिए मुझे स्मॉल आर देना पड़ा। तो स्मॉल आर को आप समझ गए क्या होगा? स्मॉल आर है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस हिंदी में इसे बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध, और स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एंड आई होप कि आंतरिक प्रतिरोध का मतलब आपको समझ में भी आ गया, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इसकी अब हम परिभाषा बनाना चाहते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। क्या होगी आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा? हम लिख सकते हैं, सेल का घोल आयनों के मार्ग पर एक अवरोध उत्पन्न करता है, या वैद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों के मार्ग पर उत्पन्न किए गए अवरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी सेल के वैद्युत अपघट्य के द्वारा किसी सेल के वैद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों के मार्ग में
आरोपित किए गए प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करोगे आप? स्मॉल आर से। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल के वैद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों के मार्ग पर, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि घोल के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, आयन चलते हैं। आयनों के मार्ग में आरोपित किए गए प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज यहां पर देखिए, सेल में अगर आंतरिक प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध धारा को क्या कर देता है? अगर प्रतिरोध कहीं पर रास्ते पर है तो वो करंट को कम कर देगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है R = V/I। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी। तो सेल में ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इसकी वजह से सेल से मिलने वाली करंट कुछ कम हो जाती है। हमारी बात कुछ समझ आ रही है आपको? अरे रेसिस्टेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? V/I। अगर रेसिस्टेंस कहीं पर होगा तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी। तो अगर सेल में ये जो घोल है ना, ये आयनों के मार्ग में अवरोध ना लगाता, इसका मतलब अगर ये आंतरिक प्रतिरोध ना लगाता तो सेल से जो हमें करंट मिलती वो और थोड़ी सी ज्यादा ही मिलती। इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से सेल से मिलने वाली करंट कैसी हो जाती है? कम। तो हम ये देखना चाहते हैं अभी, इसमें आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यह भी पूछा जा सकता है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अगला आर्टिकल हम लोग बनाएंगे कि सेल की आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वे कारक जिन पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसको साफ करते हैं और अगला आर्टिकल बनाते हैं। तो अगला आर्टिकल हम बनाएंगे कि वे कारक जिन पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नाम है इसका, भले इंटरनल नाम हो एक्सटर्नल, आखिरकार है तो ये रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, R = ρL/A। तो रेसिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर और एरिया पर। ये तो मेटल का क्वालिटी है, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर और एरिया पर। अब आप देखें, फर्स्ट फैक्टर जिस पर इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। यहां पर लेंथ से हमारा मतलब किस चीज से है? तो अगर कोई कंडक्टर होगा, चालक तार होगा, तो लेंथ से हमारा मतलब है उस कंडक्टर की लंबाई। कुल मिला के लंबाई का मतलब यह है बेटा, जितनी दूर तक करंट को फ्लो होना पड़ेगा, जितनी दूर तक चार्जेस को चलना पड़ेगा, वो रास्ते की लंबाई लेना है मुझको। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यहां पर हम किस लंबाई का जिक्र कर रहे हैं? तो आंसर है हम उस लंबाई का जिक्र कर रहे हैं जो लंबाई चार्ज को पार करनी पड़ती है। सेल के अंदर देखिए, सेल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनको कितना लंबा रास्ता चलना पड़ता है। देखो, यहां से यहां तक ही तो जाना पड़ता है। चाहे जहां आयन होगा
बहुत ज्यादा लंबा रास्ता जब तय करेगा तो यहां से यहां तक का तय करेगा, और हाइड्रोजन आयन यहां से यहां तक का रास्ता तय कर लेगा। समझ रहे भाई? उसको यहां से यहां जाना पड़ेगा, अगर सल्फेट है, हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, यहां से यहां जाना पड़ जाएगा उसको। इसका मतलब ये हुआ कि, और ये लंबाई क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं सेल की दोनों टर्मिनलों के बीच की दूरी, या सेल की दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, यही तो बोल सकते हैं हम। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? लंबाई पर। लंबाई का मतलब कौन सी लंबाई? जितना लंबा रास्ता चार्ज को, आयन को क्रॉस करना पड़ता है, चलना पड़ता है। आयंस को यहां ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा रास्ता चलना पड़ता है? तो आंसर आयंस को बहुत ज्यादा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाना पड़ता है। ये अगर उनको तय करना पड़ेगा तो सबसे लंबा यही रास्ता तय करना पड़ेगा उन्हें। अगर ये रास्ता तय करना पड़ेगा तो हम लंबाई की जगह पर क्या ले सकते हैं? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक प्रतिरोध हुआ वो सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा, प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो एक बात क्या पता चली कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नोट कर लेते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी अगर घटा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। पता लगा आपको? ये चीज समझ में आ गई? लंबाई से क्या मतलब है हमारा? जितना लंबा रास्ता आयंस को चलना पड़ेगा, और आयंस को सबसे ज्यादा लंबा अगर रास्ता तय करना है तो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी तय करनी है बस। इसलिए लंबाई की जगह ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी आ जाएगी। और रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बताइए? एरिया पर। जो प्रतिरोध होगा वो किस पर निर्भर करेगा? क्षेत्रफल पर। किसका क्षेत्रफल? सेल में कौन सा क्षेत्रफल लेंगे हम? सेल में अगर हम लेंगे तो कौन सा एरिया लेंगे बताइए? देखिए हम आपको समझाते हैं, आप गौर से सुनिएगा। मान लिया कि ये प्लेट है, एक ऐसे इधर लगी होगी, ये एक प्लेट है, और इस प्लेट को हमने ऐसा इसके भीतर पड़े घोल में डाल दिया। जो घोल पड़ा है उसमें प्लेट को हमने ऐसा डुबा दिया। अगर ये प्लेट को हम डुबाएंगे तो जब आप इसमें डालोगे तो ये प्लेट में ऐसा नीचे डूबती चली जाएगी। बाई चांस हमने प्लेट को बस इतना डुबाया, यहां तक। अगर यहां तक डुबाया तो अब आप मुझे ये बताइए, आयंस का जो ट्रांसमिशन होगा क्या वो इतने से ऊपर से होगा या जहां तक डुबाया है उसके नीचे से होगा? आयंस इधर से उधर जाएंगे। आपने प्लेट्स को इतना डुबा दिया यहां तक, तो आयंस का जो चलना फिरना होगा, इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना होगा, वो इसके ऊपर की हवा में से जाएंगे या नीचे भरे लिक्विड में से चलेंगे? लिक्विड में से चलेंगे। इसका मतलब अगर आप इतना डुबाओगे तो केवल इतने एरिया में से ही तो ट्रांसमिशन होगा। नहीं समझ में आया? आया? अगर हमने इसको और ज्यादा डुबा दिया यहां तक, तो अब आयंस का ट्रांसमिशन पहले की तुलना में ज्यादा एरिया से हो रहा है कि कम एरिया से हो रहा है?
ज्यादा एरिया से हो रहा है, ये एरिया है, और एरिया बढ़ेगा इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। तो बताइए कौन सा एरिया ले रहे हैं, पूरी प्लेट का एरिया ले रहे हैं या केवल घोल में डूबी हुई प्लेट का एरिया ले रहे हैं, डूबी हुई प्लेट का एरिया, पूरी प्लेट का एरिया नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। तो डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अब आप मुझे बताएं, अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा डुबा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर आप कम डुबा के रखोगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होने से करंट का क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी। इसीलिए आप अपने घर की बैटरी में पानी डालते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन में, क्यों, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस बन के उड़ती रहती है, तो धीरे धीरे करके उसमें पानी का लेवल क्या हो जाता है, कम। अब पानी का लेवल अगर इतना रह गया तो एरिया कम हो गया ना, अगर एरिया कम हो गया तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सेल से मिलने वाली करंट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि बैकअप कम हो गया, बहुत कम चलती है बैटरी, फिर क्या करोगे, मार्केट से बैटरी वाटर ला करके फिर भर देते हो। जब भर देते हो तो पूरी प्लेट लबालब कर दिया आपने ऐसा। अब एरिया कैसा हो गया डूबी प्लेट का, ज्यादा। एरिया ज्यादा होने से आंतरिक प्रतिरोध कम, आंतरिक प्रतिरोध कम होने से करंट आपको फिर से मिलने लगी, बैटरी का बैकअप बढ़ गया। नहीं समझ आया आपको, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट है जिस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, जब सेल हम लगातार यूज करेंगे, लगातार सेल को यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर सेल गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध का क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं। सेल को यूज करने से सेल गर्म हो गई, अगर सेल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध का क्या, घटेगा, बढ़ेगा, और इट विल रिमेन सेम। नहीं समझ आया, क्यों, क्योंकि आप भूल गए। देखो अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं बताए हुए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, उसमें एक मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट आया। अगर सेल गर्म होगा तो सेल के भीतर इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट गर्म होके कैसा हो जाएगा, पतला, और पतला हो जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। अब याद आ गया सबको, इसलिए सेल का टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रतिरोध घट जाता है। अभी आपको बहुत ज्यादा याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे लिख देते हैं बस, सेल का ताप बढ़ने से सेल का ताप बढ़ने से उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है या घट जाता है, लिख सकते हैं आप। तो सेल का ताप बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, आप याद रखिएगा। और एक चीज आप देखो,
हमने ये क्यों लिखा ताप बढ़ने से? ताप घटने की बात क्यों नहीं की? ताप बढ़ने की ही बात हमने क्यों की, ताप घटने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि आप जब किसी सेल को यूज करोगे तो यूज करने में सेल का ताप हमेशा क्या होगा, कभी घटेगा क्या? तो घटने की बात क्यों करें जब वो होना ही नहीं है? तो जो चीज होना ही नहीं है उसकी बात करके करोगे क्या? समझ आ रहे हैं आपको? तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। ठीक है, तो ताप बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, अच्छी है। आंतरिक प्रतिरोध का घटना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आंतरिक प्रतिरोध का घट जाना, आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया, तो आंतरिक प्रतिरोध का डिक्रीज होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। इंटरनल रेसिस्टेंस का कम हो जाना ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तो करंट का क्या होगा? बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी तो हीट का क्या होगा? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस घटेगा करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी और सेल और ज्यादा गर्म हो जाएगा, और सेल का बहुत ज्यादा गर्म होना अच्छी बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मूड गर्म नहीं होना चाहिए आपका। इसलिए सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, सेल और ज्यादा गर्म हो जाएगा। सेल और ज्यादा गर्म होगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ के सेल ब्लास्ट हो सकती है। हीट ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फट सकती है बैटरी। और आपने सुना है मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होती, तो होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज हो जाने से उसमें इतनी ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है कि वो बैटरी में आग लग सकती है, तो आग लग जाती है। इसलिए आंतरिक प्रतिरोध का घटना अच्छी बात नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध का घटना बुरी बात है। लेकिन आप रोक नहीं सकते अगर आप सेल यूज कर रहे हैं तो। सुन रहे हैं हमारी बात? आप उसको घटने से रोक ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सेल यूज करते जाएंगे टेम्परेचर क्या होते जाएगा। देखिए कैसे नहीं रोक सकते हैं, 1 मिनट के लिए सुनिए हमारी बात। ये भी बड़ा मजेदार फिनोमिना है। आपने सेल को यूज करना शुरू किया, शुरुआत में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, कुछ भी करंट फ्लो हो रही है। थोड़ी देर बाद जब यूज करते रहे टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रतिरोध घटने से करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। करंट बढ़ने से हीट का क्या होगा? हीट बढ़ेगी तो सेल और गर्म हो जाएगा। सेल और गर्म होगा, प्रतिरोध और घटेगा, प्रतिरोध और घटेगा, करंट और बढ़ जाएगी, करंट और बढ़ेगी, हीट और बढ़ जाएगी, सेल और गर्म हो गया। सेल और गर्म हो गया, प्रतिरोध और घट गया। देख रहे हैं साइकिल बन गया ये एक। सुन रहे हैं हमारी बात? कि अगर शुरुआत में जब आपने सेल को यूज करना स्टार्ट किया तो शुरू में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, उसमें से आधे घंटे के बाद उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध और कम हो गया, करंट डबल हो गई। करंट डबल हो गई तो हीट 4 टाइम्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। I स्क्वायर 4 गुना हीट बढ़ जाएगी। 4 गुना हीट निकलने लगी, सेल अब और गर्म हो जाएगी। सेल और गर्म होगी, आंतरिक प्रतिरोध और घटेगा, आंतरिक प्रतिरोध और घटेगा, करंट फिर और बढ़ेगी, करंट और बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा, करंट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। ये एक साइकिल बन गया और आप रोक नहीं सकते। तभी रोक सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल को क्या कर दिया जाए, नहीं तो ये एक चक्कर बन जाएगा और सेल इतनी ज्यादा गर्म हो सकती है कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए जब भी आप मोबाइल फोन यूज करें एक साथ, ये नहीं कि एकदम 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगा के चार्जर की लीड झोंके हो, ऐसा नहीं करना आप। दूसरी चीज, कभी भी ये भी मत करना कि मोबाइल चार्जर की दुकान में जाएं और हम मांगे कि भैया हमको ऐसा चार्जर दे दो, हमारे मोबाइल को बस 10 मिनट में चार्ज कर दे।
ऐसा चार्जर दो। जो ज्यादा तेज चार्ज करेगा वो ज्यादा करंट भी फ्लो करवाएगा, और जो ज्यादा करंट फ्लो करवाएगा वो उतना ज्यादा गर्म भी करेगा। इसलिए कभी भी जल्दी चार्ज करने वाले चार्जर की हड़बड़ी मत कीजिए, आधे घंटे में होने दीजिए, सुरक्षित तो रहेंगे आप और मोबाइल दोनों। दूसरी चीज, जहां पर भी मोबाइल चार्जिंग में लगाएं वहां पर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा का आवागमन बने रहना चाहिए। अगर हवा का आवागमन नहीं रहेगा, आपने मोबाइल लगाया एक बॉक्स में बंद करके रख दिया उसको, फिर वो लगातार हीट होते रहेगा, आप देख रहे हैं, और हीट होते होते उसमें कुछ अंदर कुछ गड़बड़ी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इससे दोनों लोगों को डेंजर है, आपको और आपके मोबाइल दोनों को। महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हो आप लोग, तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना आपका और ना मोबाइल का, ठीक है। तो ये है सेल और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सेल में एनर्जी देने का काम किसका? पॉजिटिव टर्मिनल का, नेगेटिव टर्मिनल का, कि घोल का? घोल का। सेल में एनर्जी कौन देगा आपको? घोल, इलेक्ट्रोलाइट देगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप कि आज की बात आपको समझ में आ गई। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।